चलो क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट। 10 यूनिट का आपको वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। कैसे बनाओगे? सोचो थोड़ा जल्दी से। तो ध्यान दो क्या करेंगे, फिर से समझ लो इस बात को। हमने क्या बोला था कि ए और बी के हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब कि क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इट गिव्स अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी होगा, हमें कितना चाहिए मैग्नीट्यूड? 10 यूनिट। तो उसको क्या करो, पहले जो आप ए क्रॉस बी निकाले हो उससे उसका यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यू विल गेट यूनिट वेक्टर। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? यूनिट। अब हमको कितना यूनिट का चाहिए? 10 यूनिट। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या? तो चलो वही काम करते हैं जल्दी से। ए क्रॉस बी आया कि नहीं का? तरीका वही है, आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, बात बराबर है। ठीक है, मतलब कि बात बराबर इन द सेंस कि आंसर इसमें दो बच्चे का अलग अलग हो सकता है। एक का पूरे माइनस में होगा, एक पूरे प्लस में होगा। अरे बात समझ में? क्योंकि आप समझो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो उसका अपवर्ड वाला वेक्टर आएगा 10 यूनिट का, और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड वाला वेक्टर, तो उसका डाउनवर्ड वाला आएगा, और दोनों सही है। तो आंसर इसमें दो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि हमारा गलत है उसका सही है। ए क्रॉस बी में कर रहा हूँ 2 5 -1 1 -1 2। तो ये आ जाएगा। आई करोगे तो 10 + 1 11 11 आई है ना। जे करोगे तो 4 + 1 5 -5 जे, और के करोगे तो -2 -5 -7 के। ये आया ए क्रॉस बी, यही आया ना? नहीं तो ये माइनस प्लस प्लस है क्या? माइनस प्लस प्लस, हाँ तो बी क्रॉस ए हो गया आपका। तो अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो एन कैप कितना आ जाएगा बताओ? एन कैप इक्वल टू 11i -5j -7k डिवाइडेड बाई क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो। इस क्वेश्चन में आपका सारा टेस्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सारा टेस्ट हो गया। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा बताओ? 11 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, नहीं -5 या 5 का स्क्वायर, बात बराबर पड़ेगा 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -5j -7k रूट अंडर कितना है ये? 12 12 144 144 प्लस 25 169 169 49 कितना होगा? 169 49 9 9 18 4 4 10 1 11 218। यही है ना? ये हमारे यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 1। हमको कितना यूनिट का चाहिए? 10 यूनिट। इस चलते और अब हमारा मान लेता हूँ रिजल्टेंट या डिजायर्ड वेक्टर है। ठीक है, विच इज 10 इन कैप दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 11i -5j -7k अपॉन रूट अंडर 218। आई बात समझ में? हो गया आंसर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? क्लियर हुआ या नहीं है? कन्फ्यूज्ड? कन्फ्यूज्ड या क्लियर? गुड। एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो चलो बनाओ एक क्वेश्चन। बोल रहा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। क्लियर है क्वेश्चन? दिमाग लगाओ, अभी जैसे कि था वैसे ही चलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। थोड़ा सुनो भाई, पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत है क्या? अब क्या कर क्या रहे हो? हम परपेंडिकुलर पूछे हैं? नहीं, आपको यार पहला काम करना है बी और ए दोनों की मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ए का क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ बी, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा पहले ये निकाल लो। बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज़ 13 आएगा। क्लियर है ना? अब इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए वेक्टर का, और इन विच इज पैरेलल टू ए, इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब ए का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। हमारा वेक्टर आर जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू 13 ए कैप, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना। थोड़ा सोचो, पैरेलल टू ए विथ मैग्नीट्यूड 13, तो अब क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो इसमें? ए कैप कैसे निकलेगा? हद है यार। ठीक है, एनीवे आप तो कुछ कर रहे हो, हम भी नहीं कर पाते थे। विच इज 1/5 3i प्लस
4j। तो आपका r हो गया इतना, विच इज 13/5 आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? चलो इरेज कर दूँ, समझ में आ गया? खुद से कर लोगे ना? चलो इरेज करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन। चलो, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। मान के चलना है कि पोजीशन वेक्टर इज इन वेक्टर मीटर। ये मीटर में आप मान करके चल लो, ठीक है? ओके, चलो बनाओ जल्दी से। तो पहले काम आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डेल्टा आर विच इज़ नथिंग बट आर एफ माइनस आर आई इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है, ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर को क्या हम लोग लिखते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसमें आई जे के लगा दो, 3i + 6j + 8k, दैट इज योर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, 2i + 3j + 5k। तो ये कर दो 3i + 6j + 8k, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया 2i + 3j + 5k। कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा i + 3j + 3k। यही तो आ रहा है ना? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर में, क्योंकि यहाँ बोला है पोजीशन इज इन मीटर। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। बस कुछ नहीं, 2 से डिवाइड कर देना है इसको। तो i + 3j + 3k डिवाइडेड बाई 2 आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है या डाउट है? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था। चलो अगला क्वेश्चन। चलो 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 5 6 2 एंड ओरिजिन। ये 3 पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल बनेगा एक। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है ना, उस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे बताओ? एरिया निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे? कहीं रिलेट किए थे हम लोग एरिया को? कहीं से था रिलेटेड? भूल गए सब। क्रॉस प्रोडक्ट हमने बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू मॉड ऑफ a क्रॉस b, where a and b are what are a and b? they are the sides of triangle। 2 साइड आपको पता होना चाहिए, a and b। a and b must be the sides of triangle। तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, तो पोजीशन आपको ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ है ना, और एक ऑरिजिन है। यहाँ से देखो ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा आपसे। हाँ, तो एक खुद ही, ये ध्यान दो, ये खुद ही वेक्टर एक है। r1 इज इटसेल्फ इज अ साइड, r2 इज अनदर साइड। नहीं तो r1 r2 इज योर टू साइड्स। यही अगर ऑरिजिन ना दे करके थर्ड पॉइंट देता तो उससे सब्ट्रैक्ट करते दोनों को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। आई बात समझ में? 2 को वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो उसका और हाफ से डिवाइड करके मोड निकाल दो। तो चलो वो काम करते हैं, फास्ट हम लोग करेंगे। तो ये है आपका r1 इज योर नथिंग बट i + 2j + 3k। हाँ, एंड r2 इज नथिंग बट 5i + 6j + 2k। हमको चाहिए एरिया। पहले तो r1 क्रॉस r2 में चाहिए, कितना होगा बताओ? तरीके से चलता हूँ, आई जे। आप r1 को पहले लिखो या r2 को पहले लिखो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान दो, आई r1 का कितना है, 1 2 3 5 6 2, यही है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा बताओ? आई करोगे तो 4 - 18, 4 - 18 -14i। जे करोगे तो 2 - 15, 2 में से 15 जाएगा तो 13, तो +13। ठीक है, के करोगे तो कितना, 6 - 10, तो 6 में से 10 गया तो 4। क्लियर है? फास्ट काम करना सीखना होगा माइंड में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना ही वो थोड़ा सा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मोड निकाल लेंगे। मोड ऑफ r1 क्रॉस r2 कितना होगा, =√अंडर। देखो आप क्लास 10th में ही पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना था, वो कितना टफ था, है ना? उससे आसान है, एटलीस्ट काफ़ी आसान है।
मॉड निकाल लो तो कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो जल्दी से निकालो तो कितना आता है ये। एंड एरिया विल बिकम इक्वल टू 1/2 रूट अंडर कितना है अभी तक नहीं निकाले। अरे 196 169 और 16 9 6 15 6 21 9 6 15 1 16 1 17 1 18 381। अरे वाह कुछ होता है क्या 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का 381 ही होता है क्या 19 का स्क्वायर 361। ओके तो छोड़ दो। तो दिस इज योर एरिया। ठीक है क्लियर है क्लियर है। चलो जल्दी से देखना है देख लो फिर इरेज करता हूँ अगला क्वेश्चन। या तो ब्लर मत हो। चलो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन इज। अच्छा क्वेश्चन है चलो बनाओ जल्दी से। बन गया। आपका मान लो ये वेक्टर है हाँ हम लोग मान लेते हैं कि इधर आपका एक्स एक्सिस है इधर वाई है इधर ऊपर में जेड है हाँ। आप अगर इसका प्रोजेक्शन बोल रहा है इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन मीन्स व्हाट इज इट्स प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो आप अगर वर्टिकली लाइट मारोगे तो क्या होगा जितना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस था वो रहेगा मेंटेन दोनों पोजीशन का। जितना वाई एक्सिस से डिस्टेंस था वो भी मेंटेन रहेगा लेकिन जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस था इसका भी और इसका भी क्या हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में मीन्स कि इस वेक्टर में जेड कोऑर्डिनेट जेड का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो कर दो दैट विल बी योर प्रोजेक्टेड वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। और उसकी लेंथ पूछ रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आई बात समझ में बात है क्लियर हुई। तो आपका तो एफ3 में जेड कंपोनेंट it will give vector it will give projected vector in xy plane and its length will be आंसर नहीं। तो हम जेड कंपोनेंट भी जीरो करते तो हमारे पास बी मान लो वेक्टर तो कितना हो जाएगा 3i प्लस जे। हमको बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 विच इज √10। क्लियर है फिर इसका प्लस माइनस पर और इसको जो डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास किया जा सकता है। हम इसको एक एक्स मान लेता हूँ इसको वाई मान लेते हैं तो ये जेड हो जाएगा। नहीं देख लो एक्स इज आउट ऑफ द प्लेन वाई तो जेड ऊपर हो गया। ठीक है ध्यान दो वेक्टर कुछ हमारा ऐसे दिया होगा कहीं भी रख सकता है इसको ओरिजिन पर रख सकते हो बिकॉज इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट विल रिमेन अनचेंज्ड। याद है ना। तो हम इसको क्या करते हैं ओरिजिन से ही मान लेते हैं भाई हम क्यों उतना माथाबाजी करने जाएंगे। अब थोड़ा सोचो इसका हमको पूछ रहा है कि एक्स जेड प्लेन ये जो हमारा एक्स जेड प्लेन है इसमें इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से वर्टिकल डालोगे नहीं वर्टिकल डाले मान लो इस पॉइंट पर इसका वर्टिकल फॉल कर रहा है लाइट में मारा तो वर्टिकल इसका इस पॉइंट पर फॉल किया तो दिस विल बी योर वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन दिस इज योर प्रोजेक्टेड वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हमारा ये वेक्टर ए दिया हुआ था आपको और ए का हमने ये क्या किया इसको लाइट मार के यहाँ पर लेकर गया मतलब क्या ये जो वर्टिकल हाइट था उसको मैंने जीरो कर दिया। तो सोच के देखो ये जो वाई एक्सिस का हाइट मिल रहा था हाँ उस हाइट मैंने जीरो कर दिया। वेरी सिंपल। क्या ठीक है
तो इसका मैंने जेड कंपोनेंट को जीरो किया हूँ बस। अब जेड कंपोनेंट आपने जैसे जीरो किया, जेड कंपोनेंट मैंने जीरो जीरो किया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर वेक्टर बी। अब इसका सोचो, जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर था वही एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर था वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी होगा, प्रीवियसली जितना तो उतना ही सेम रहेगा, बस इसका क्या होगा, जेड कंपोनेंट। दैट इज व्हाट वी हैव डन। क्लियर हुआ? थोड़ा सा 3D में है, 3D में समझना मुश्किल पड़ता है, बट अभी जो मैंने ऐसे करके समझाया आप थोड़ा सोच करके देखो, इस तरीके से ले लो। एक पेन दो, कोई पेन दो जल्दी। ये मान लो हमारा जो फिगर दिखाया हुआ है, दिस योर एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, और ऊपर से मैं जेड मान लेता हूँ, दिस योर जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, लाइक दिस। अब आपका प्रोजेक्टेड वेक्टर इस तरीके, ये हमारा वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो सोचो जैसे ही आप वर्टिकली अगर लाइट मारने का प्रयास करो ऊपर से, आप लाइट दोगे तो क्या होगा, इसका इस तरीके से आ जाएगा बस। तो इस पोजीशन का जो एक्स यहाँ पर था भाई, इस पहले एक्स आया फिर वाई आया, फिर जेड करने के लिए क्या किया, इसको हाइट दे दिए, जेड लाने के इसको हाइट दिए, वो हाइट को जीरो कर दिया, तो फिर क्या होगा, एक्स वाई तो सेम रहा ना। आई बात आ रही बात समझ में? तो दिस इज व्हाट वी हैव डन, इसका जेड कंपोनेंट को जीरो कर दिया, ठीक है। तो चलो बना लो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले। चलो क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का आपको वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर का, आपको पूछ रहा है कि रिजल्टेंट का, इसके रिजल्टेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट? अगर रिजल्टेंट ऑफ एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं किया हुआ है तो रिजल्टेंट का मतलब हम लोग कॉमनली एडिशन मानते हैं। आई बात समझ में? लेकिन वही बोलता है कि अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गए, लेकिन केवल यहाँ पर दे दिया कि रिजल्टेंट अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड बी, मतलब क्या मान के चलेंगे, बाई डिफॉल्ट एडिशन। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ, 4 + 1 5 है ना, 5i, 3 में से 2 गया तो प्लस जे, 6 में से 1 गया तो 5k। क्लियर है? हमने रिजल्टेंट निकाल दिया। अब इसके अलावा यूनिट वेक्टर पूछ रहा बस, तो ये हमारा r हुआ, वी नीड व्हाट, r कैप। तो r कैप के लिए क्या करते थे, वेक्टर r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये तो करते थे। तो ये हो जाएगा 5i + j + 5k डिवाइडेड बाई √अंडर 25 25 50 एक अकाउंट नहीं, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो इतना लिखूँ चलेगा, 25 25 50 और एक अकाउंट स्क्वायर कर दोगे, सो दिस इज योर आर कैप। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की बात है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। सोचो कैसे होगा। एक चीज़ और माइंड में रखो कि ये मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रही है, ठीक है, कंसिडरिंग, क्योंकि हो सकता है भाई एक्स वाई जेड में अगर हो तो फिर डायरेक्शन कुछ हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो कंसिडरिंग मोशन है। आपको एक्स वाई प्लेन में ही मोशन को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोग y = 3x का स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन में है, फिलहाल के लिए मान के चलता है, चाहे यही क्वेश्चन भी नहीं लेते, ठीक है। तो अब इस पर एक मैंने पॉइंट लिया हूँ, तो ध्यान दो, हम लोग इसके लोग एक यूनिट वेक्टर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, एक पॉइंट को मैं ओरिजिन पर मान लेता हूँ और एक पॉइंट मान लेता हूँ 1 3, एक नॉर्मल सा पॉइंट ले लिया। अब वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दो, vi प्लस नहीं i + 3j होगा, i प्लस होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस, सॉरी वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन,
दिस विल बी नथिंग बट आई प्लस 3j। हमने किया क्या, इक्वेशन क्या था ध्यान देना, y इक्वल टू 3x था, और इससे हमने यूनिट वेक्टर क्या निकाला, x का कोफिशिएंट y में जा रहा है और y का जो कोफिशिएंट है x में जा रहा है। देख रहे हो, आ रही बात समझ में, क्लियर हो कुछ। तो सिमिलरली अब कहोगे लेकिन सर ये तो आपने ऑरिजिन से मान लिया तब ना, मान लो कि हमने स्ट्रेट लाइन कुछ दिया होता इस तरीके से, तो ये क्या होता है, अगर इसका पैरेलल बोले तो y इक्वल क्या हो जाता है, 3x प्लस 4 कुछ ले लेते हैं। हाँ, नाउ इट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन ध्यान दो क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू दिस आल्सो। हाँ, ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू दिस आल्सो, मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म का कोई यूज नहीं है, खास करके जब हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन निकालने पर या पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने पर। अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों, बाकी तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो कि हाउ टू फाइंड आउट अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू इट, नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल टू 2x से आप वेक्टर का पैरेलल वेक्टर का यहाँ पर निकालो क्या, तो ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, सॉरी दिस इज योर वेक्टर पैरेलल टू दिस, बट वी डोंट नीड दैट, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, परपेंडिकुलर। तो पहले इसका स्लोप m1 क्या लिखोगे, 2 है, तो m2 कितना हो जाएगा, -1/2, याद है ना, रूल क्या था, m1 इंटू m2 इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे ना, परपेंडिकुलर का हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 बोलते हैं, यहाँ पे m2 कितना आ जाएगा, -12। दिस इज योर स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1/2x प्लस c, कुछ भी मान लो, c का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हम 0 मान के चलते हैं, क्या दिक्कत है, हमें तो परपेंडिकुलर कहीं से निकालना, ऑरिजिन से पास करते हुए ले रहे हैं क्या। तो इक्वेशन में कितना, 2y इक्वल टू -x। तो अब इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ, y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2i, x का कोफिशिएंट कितना है -1, ये हो गया वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन। हाँ, लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर के नहीं है, ये तो यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i -j अपॉन √5, देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब हमको कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 10 यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्वेश्चन था, ये कितना हो जाएगा 2√5। हमें तो यार मजा आया बनाने का, नया क्वेश्चन लेकर के और उसका नया सॉल्यूशन निकाल करके। क्लियर है, क्लियर हुआ कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन क्लियर है, तो फिर कैसे नहीं क्लियर है। हमने पहले ये तरीका ढूंढा कि भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे, पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो एक मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 3x, फिर से समझो, हमने एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू 3x, इस पर मैंने कोई पॉइंट लिया, x को यहाँ 1 लोगे तो y कितना हो जाएगा 3, तो x को 1 y को 3 ले लिया, और एक पॉइंट कहाँ ले लिया, ऑरिजिन पर। अब इस स्ट्रेट लाइन को भूल जाओ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i प्लस 3j, एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट पैरेलल वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो हमने i प्लस 3j, अब ये i प्लस 3j आया कैसे, ध्यान से समझो, y का कोफिशिएंट 1 था तो 1 i में चला गया, और x का कोफिशिएंट 3 था तो 3 j में गया। आई बात समझ में, इससे हमें पैरेलल वेक्टर निकालना सीखे। अब कहोगे सर यहाँ पर तो आपने कोफिशिएंट कुछ ऐड किया नहीं था, इसमें तो एडेड था। तो बात है कि आप कुछ ऐड करते हो तो क्या होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन पे शिफ्टिंग होता है, मैंने याद करो एक लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ है उस पर, शिफ्टिंग ऑफ कर्व, उसमें मैंने बताया हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इट इज नथिंग बट जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, रिमेनिंग स्लोप सेम। मतलब कि आपने +4 ऐड करके इसको जस्ट अपवर्ड शिफ्ट कर दिया है, मतलब कि दिस इज पैरेलल टू दिस। तो अगर ये हमारा जो वेक्टर इसके पैरेलल है तो उसके पैरेलल है, हाँ, अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर इसके पैरेलल है। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, रूल क्या हो जाएगा, उसके x कोफिशिएंट को y में डाल दो, j कैप कर दो, और उसके y कोफिशिएंट को x में डाल दो, उसको i कैप कर दो। आएगा समझे, दिस इज योर पैरेलल वेक्टर। तो हमने इसका पैरेलल वेक्टर तुरंत निकाल दिया, कैसे, x का कोफिशिएंट 2 था तो 2j, y का कोफिशिएंट 1 था तो 1i।
और फॉर्मेट ऑफ राइटिंग क्या होना चाहिए, ध्यान देना, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे तभी ये वैलिड है, ध्यान देना, है ना। हमने इसी फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पर 2 3 हो सकता है, लेकिन y के साइड में x नहीं होना चाहिए, y के अपोजिट साइड में x होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये रूल फॉलो कर पाओगे। ओके, तो हम पहले पैरेलल वेक्टर निकाल दिए, इसके पैरेलल निकाल दिए, लेकिन हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं थी, वी नीडेड अ परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हमें परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पहले निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर रूल क्या था, क्लास 10th में हम पढ़े थे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, m1 × m2 इक्वल टू -1, इसका स्लोप कितना है 2, तो दूसरे का स्लोप कितना हो जाएगा 2 × m2 इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा आपको -1/2। ये क्लियर हुआ। तो अब स्लोप पता है, स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हमने बताया y इक्वल टू mx प्लस, ये भी पढ़ाया हुआ है, बेसिक मैथ में पढ़ाया हूँ, वीडियो भी डाला हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। तो m का वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया कितना, -1/2, तो आगे इक्वेशन कितना, y इक्वल टू -1/2x प्लस c ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्यों, c का हमें डायरेक्शन वेक्टर या पैरेलल वेक्टर निकालने में कोई रोल नहीं है, तो आप c का वैल्यू 2 3 4 5 c जो भी लेना है ले लो, इट डजंट मैटर। अब उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आप सिंप्लीफाई नहीं भी कर सकते, ऐसे ही छोड़ सकते हो, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को इधर लेता है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन कहाँ गया थे, क्या हो गया हमारा, हाँ ये बीच ही तो है, स्ट्रेट लाइन हो गया 2y इक्वल टू -x, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन नाउ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पता चल गया, x का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो उसको मैंने j में डाल दिया, और y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो उसको i में डाल दिया, क्लियर है। अब हमें वेक्टर पता चल गया विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, याद कर सकते हो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, इसके परपेंडिकुलर आ गया, उसके लॉन्ग मोशन हो रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है 10, तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने सेकंड क्वेश्चन जो आज का किया था, याद करो, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू दिस हैविंग मैग्नीट्यूड दिस, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे, उसको जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने पहले यूनिट वेक्टर निकाला, 10 यूनिट चाहिए था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स ये आपके बोर्ड लेवल का नहीं है, मेन एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक ना, चाहे इसी पैटर्न पर ट्विस्ट करके और दिया जा सकता है ना, बट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट वाज गुड। क्लियर है अब कि अभी भी अनक्लियर है, कोई क्लियर हुआ कुछ, चलो एक और क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि a + 2b इज परपेंडिकुलर टू a, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a + b इज इक्वल टू आइदर a b 2a 2b, क्या होगा आंसर, सोचो। ठीक है, तो ध्यान दो, हम लोग कोई दो वेक्टर लेते हैं a एंड b, मान लो। अब क्वेश्चन पहला पार्ट बोल रहा है कि a + 2b इज परपेंडिकुलर टू a, तो 2b में व्हाट, डबल ऑफ लेंथ ऑफ b, तो b के लेंथ में डबल कर दिया, अभी परपेंडिकुलर हुआ नहीं, थोड़ा सा और सोचना होगा, अब थोड़ा सोचो, इसको परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट करेंगे, नहीं शिफ्ट नहीं करना होगा, शिफ्ट करके फायदा क्या होगा भाई, आर का डायरेक्शन, आर जो है ना, आप इसको शिफ्ट कहीं भी करो आर ऐसे ही आएगा अगर आप सेम लेकर के चलोगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि a से एक हम ये a हमको दिया हुआ है, हम इससे पहले एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते हैं। अब ये जो है इसको मैं 2b देता हूँ, क्या दिक्कत है, अब हो गया ना a + 2b परपेंडिकुलर टू a, नहीं देखो कभी कभी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड काम ना करे दिमाग ना, तो उल्टा काम करो, हमको बोल रहा है कि a + 2b इज परपेंडिकुलर टू a, हाँ हमको a से एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था, रिजल्टेंट वाज सपोज टू बी परपेंडिकुलर टू a, तो हम रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, इसके टेल से हेड तक जाते हैं, टेल से हमें एक जस्ट स्ट्रेट परपेंडिकुलर में एक में रिजल्टेंट मैंने कुछ r1 लिख के लिया, हम कुछ r1 लेते हैं, अब हमको 2b चाहिए, तो a + 2b r1 एंड दिस r1 इज परपेंडिकुलर टू a, क्लियर है, ज्योमेट्री क्लियर हो गया, ज्योमेट्री यहाँ तक क्लियर हुआ। अब a + b पूछ रहा है भाई, तो ध्यान देना ये पूरा लेंथ अगर 2b है तो b कितना होगा, मिडिल पॉइंट तक जाएगा, नहीं इसके मिड पॉइंट तक b आपको जाएगा, दिस इज b होगा भाई, b 2b ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो b कितना होगा, इसका आधा, हमने पढ़ाया था कि लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नहीं
आप जो ज्योमेट्रिकली दिखाते हो एरो से, उसका लेंथ क्या सिग्निफाई करता है? मैग्नीट्यूड। तो भाई जब पूरा 2b है तो उसका आधा क्या होगा? b। वेरी सिंपल। अब हमको क्या चाहिए? a प्लस बी। तो ये a है और ये b है, उसको ये हो गया हमें r ओवर r कर दो, विच इज क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा सोच करके देखो, बचपन में कहीं क्लास 10th में 9th में ऐसा कुछ थ्योरम पढ़े थे? कोई रिलेशन था वैसा राइट एंगल ट्रायंगल का? कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे? सोचो। राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है इससे रिलेटेड? हाँ भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेन्यूज के मिडिल पॉइंट से 90 डिग्री वाले एंगल कॉर्नर को मिलाते हो तो इनके साइड लेंथ में कुछ रिलेशन आता है? माय गॉड, कैसे काम चल रही रुआ सब। हाँ भूल गए भाई, मेरे ये तीनों इक्वल होता है। नहीं समझे कैसे होता है? चलो इसी का एक और, तुम लोग को कितना यार मैं मैथ पढ़ाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है? डायमीट्रिक ट्रायंगल बना लो। बना लिया? मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसको मैच कर दो, ये तीनों रेडियस हुआ। तो भाई मेरे आर बी और ये तो बी है इक्वल है, मतलब आर इज इक्वल टू, नहीं अरे समझ में नहीं आया? तो ये आप कैलकुलेशन से बनाते रह जाते, कभी नहीं बनता शायद, और बनता भी तो 1-2 पेज तो खाएगा ही कम से कम, लेकिन ज्योमेट्री से बना है ज़्यादा से बन गया यार। नहीं समझाया? अब भाई ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको। अगर आज हो गया आपको सैटरडे, कल संडे है, संडे को तो छुट्टी रहता ही है, मंडे को छुट्टी रहता है, 2 दिन की छुट्टी है, जाकर एक दिन 10th का ज्योमेट्री पूरा पढ़ लो, एक दिन 9th का पढ़ लो कंप्लीट, फिर आओ गर्दा मचाते हैं हम लोग क्या। और माइंड में रखना, आपके टेस्ट में मैं न्यू बॉर्न क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है जी हाँ, जैसे आज था एक न्यू बॉर्न क्वेश्चन, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, तो वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपको ज्योमेट्री का सारे प्रॉपर्टी सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बर्बाद हो जाओगे अदरवाइज।